आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका नाम है मेरे सपनों का भारत, ये मेरे सपनों का भारत आपके सपनों का भारत है, मतलब हम सबके सपनों का भारत है। और इसका जो उदय हुआ है वो लॉकडाउन के दौरान हुआ है, कोरोना काल के दौरान हुआ है कि कुछ ना कुछ नया करना है। ये आगे चल के हमें स्वामी जी जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो ये देश के लिए बहुत बड़ी संजीवनी बन जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इसका शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरे सपनों का भारत में हम लोगों के अलग अलग टॉपिक हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा, हमारा टॉपिक है यूथ लीडरशिप, और जिसके आज मेन स्पीकर हैं हमारे एलन शर्मा जी, जो कि एयर वाइस मार्शल अभी रिसेंटली 31 मार्च को वो रिटायर हुए हैं और देश सेवा में वो लगे हुए थे, और अब उन्होंने अपना आगे का जीवन फिर भारत की सेवा में लगा दिया है। तो जब हमारे साथ ऐसे लोगों का साथ बन गया तो हमारे को अंदर से और इच्छा शक्ति जो है और मजबूत होती चली गई। और पिछले दिनों हमारा सौभाग्य है कि हमारे को स्वामी जी के दर्शन हुए, और स्वामी जी ने भी इस प्लेटफॉर्म को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा आशीर्वाद है। और आज अब मैं स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन से सबको लाभान्वित करें। स्वामी आलोक जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को अपने बहुत प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ लीडरशिप। और श्री एलन शर्मा जी जैसे डायनेमिक इंसान आए हैं इस पर बोलने के लिए, तो आज उनको सुनने में हम जितना ज्यादा समय देंगे उतना ही बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रारंभ के लिए मुझको कहा गया है तो मैं अपनी 4 लाइन के द्वारा मैं बात शुरू करना चाहूंगा। जिंदगी में जिंदगी के गीत गाओ आज ही, बन के बच्चे खूब उछलो मुस्कुराओ आज ही, खिल खिला के हंस के देखो जम के नाचो आज ही, और कब तक सोए रहोगे जाग जाओ आज ही। कौन है युवा? जो जिंदगी को पूरे शिखर पर जीने में लगा है, शुभ की ओर, सत्य की ओर, सुंदर की ओर, जो भारतवर्ष के एक नव निर्माण में लगा है। जैसे श्री विपिन चौधरी जी हैं, जैसे श्री एलन शर्मा जी हैं। अभी मुझको बताया गया कि वो रिटायर हो गए हैं 31 मार्च को, लेकिन मुझको लगता है श्री एलन शर्मा जी जैसे इंसान, श्री विपिन चौधरी जैसे इंसान, श्री बने सिंह जी जैसे इंसान, जो यहाँ पर और भी बहुत सारे मित्र बैठे हैं, ये 110 साल की उम्र में क्या मरते दम तक भी, आखिरी सांस तक भी ये रिटायर नहीं होंगे, युवा ही बने रहेंगे। मैं ऐसे लोगों को ही युवा कहता हूँ। शरीर की उम्र से मेरा युवा होने का कोई मतलब नहीं है। शरीर अगर किसी का 100 साल का भी है, 110 साल का भी शरीर है, लेकिन कुछ करने का मादा रखता है, जो हंसने का मादा रखता है, जिसकी दृष्टि निराशा पर लगी है। अगर वो 20 साल का भी शरीर से युवा है, बूढ़ा हो गया, जिसकी निगाह हताशा पर लगी है, जिसकी निगाह अंधेरे पर लगी है, जो केवल कांटों को गिनता है, जो फूलों को जाकर के बगीचे में नहीं देखता और वहां पर भी कांटों की गिनती करता रहता है, ऐसा व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो गया। वो व्यक्ति जो शुभ की खोज में और अपने साथ अपने पूरे देश को शुभता की ओर, सुंदरता की, एक सौंदर्य की ओर ले जाने में लगा है, जो एक अपूर्व संकल्प से भरा है, जिसके पास एक पैशन है, एक जज्बा है कुछ करने का। 4 लाइनों के माध्यम से मैं एक युवा होने की परिभाषा आपके सामने रखता हूं, अपनी ही लिखी 4 लाइन। गर नहीं जज्बा रगों में व्यर्थ कर दी जिंदगी, जोश भीतर गर नहीं फिर जी रहे क्यों जिंदगी। गर नहीं जज्बा रगों में व्यर्थ कर दी जिंदगी, जोश भीतर गर नहीं फिर जी रहे क्यों जिंदगी। अरे रोज मरने से तो बेहतर बस अभी मर जाओ तुम, हर कदम हर सांस पर संकल्प ये है जिंदगी। जिस समय हर कदम पर एक डिटर्मिनेशन हो, एक दृढ़ निश्चय हो। अगर एक एक व्यक्ति ये ठान ले
कि मुझको भारत को एक आकाश की ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है, एक सशक्त भूमिका में पूरे विश्व के एक निर्माण में भारतवर्ष नेतृत्व दे सके। न केवल अध्यात्म में भारत बहुत नेतृत्व देता रहा है, न केवल अध्यात्म में बल्कि विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, खेती में ऐसा कोई विषय ना हो जहां पर भारत नेतृत्व न दे। और अब इस समय भारत में जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के द्वारा, उससे एक उम्मीद जगी है, किरण उम्मीद की जगी है कि अब हम बहुत जल्दी पूरे विश्व में खड़े होंगे। एक छोटी सी घटना आपके साथ में शेयर करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद पूरा भारत उठ करके खड़ा होगा और युवा होगा। 1962 की बात है, 1962 की, चीन में अकाल पड़ गया, भूखमरी की कगार पर चीन पहुंच गया। ऐसे लगने लगा कि कितने लाखों लोग भूखे मर जाएंगे, अकाल से बिल्कुल ग्रसित हो जाएंगे। तो ब्रिटेन के कुछ शुभता से भरे, सौंदर्य से भरे, बड़ी अच्छाई से भरे लोगों ने एक पूरा का पूरा जहाज खाने के सामान से भर करके, दवाइयों से भर करके चीन में भेजा। चीन में उसको रिसीव किया गया। आप जरा गौर से देखें, अगर भारतवर्ष में रिसीव किया गया होता, कितनी आरतियां गाई गई होती, फूल मालाएं चढ़ाई गई होती। लेकिन चीन के नागरिकों ने, जानते उस जहाज पर क्या लिख करके वापस भेज दिया? हमको भूखे मरना पसंद है लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं है। और देख लें आप, 1962 से लेके आज तक ये चीन के युवा होने का परिणाम था। जो देश युवा है वो कभी गरीब नहीं रह सकता, और जो देश गरीब है, दीनता से, दरिद्रता से जो देश जूझ रहा हो, वो देश कैसे हम उसको कहेंगे युवा हो गया? ये देश बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब एक उम्मीद जग रही है कि मेरे भारत, मेरे सपनों का भारत, ये जो श्री विपिन चौधरी जी, दर्शना गुप्ता जी, जो बाबा बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन, और क्या कहते हैं श्री राजेश जी चेतन, ये सारे मित्र, जो श्री एलन जी शर्मा, ये सारे मित्र जो कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो सभी मित्र, मैंने भी एक सपना देखा है, बहुत सारे लाखों लोग एक सपना देख रहे हैं भारत के नवनिर्माण का। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, इस मेरे सपनों के भारत के मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं, जब हम सबका सपना एक ही है तो क्यों ना हम सब लोग हाथ मिला करके चलें, क्यों ना हम सब लोग एक साथ मिल करके चलें, एक ऐसा संघ निर्मित करें, कैसा भारत निर्मित करें जहां पर हम सब लोग मिल करके और भारत को एक आकाश जैसी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। अब करें 4 पंक्तियों के द्वारा मैं अपनी बात पूरी करता हूं और श्री एलन शर्मा जी को सुनने के लिए निमंत्रण देता हूं, श्री विपिन चौधरी जी के माध्यम से। उनको सुनने में बहुत आनंद आएगा, उनके जज्बे को, उनको जोश को न केवल सुनने में, आज जो देखते हैं आप, हमारी फौज सच में युवा होने का प्रमाण दे रही है। जितने भी भारतवर्ष के युवा हैं जो बसों को जलाने में लगे हैं, उम्र से ये केवल युवा हैं जो भारत की संपत्ति को, देश की संपत्ति को जो जलाते हैं, जो मिटाते हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान करते हैं, इनको कैसे युवा कहा जा सकता है? युवा केवल वो है जो अच्छे में लगा है, जो नए निर्माण में लगा है। अब करें संग निर्मित ऐसा, मिलजुल कर जिसमें रहे सभी, मिलकर रहने में जो आनंद, इकले इकले वो बात नहीं। यदि उन्नति करनी भारत को, मिलजुल कर रहना आरत हो, अत संघम शरणम गच्छामि, भारत माँ शरणम गच्छामि। मैं भारत माँ को सलाम करते हुए, भारत माँ के सभी युवाओं को सलाम करते हुए, मैं चाहता हूँ पूरा भारत युवा हो जाए, चाहे कोई 100 साल का भी हो, वो भी युवा हो जाए और मेरे भारत के सपनों से जुड़ जाए। वो सपना जो हम सब लोगों ने देखा है, नए मनुष्य का निर्माण, आनंदम का एक नारा है, नए मनुष्य का निर्माण, मेरा भारत महान, और उस सपने को हम लोग साकार करते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि। स्वामी जी, आपने चंद समय में हमें अपने आशीर्वाद से बिल्कुल ओत प्रोत ही नहीं कर दिया, पूरा भारत का सपना आपने चंद अपनी वाणी से इतना हर युवा टच कर गया। और जितने भी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस चीज को सुन रहे होंगे, तो वो उनके अंदर एक जज्बा
जागेगा और मैं अब अपने एक डायनामिक स्पीकर आज के और जो योद्धाओं की चर्चा हम सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपने देश सेवा में लगा दिया, ऐसे डायनामिक श्री एलन शर्मा जी हमारे ग्रुप के मेंबर ही नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी सेवाएं ही नहीं दे रहे हैं। आपने पूरा एक युवाओं के अंदर जोश भरने का पूरा जुम्मा ले लिया है और हम आपको पलकों पे बिठाते हैं। शर्मा जी, आप जैसे योद्धा जब तक देश में रहेंगे, देश को कोई भी सोने की चिड़िया बनने से नहीं रोक सकता। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री एलन शर्मा जी को। थैंक यू सो मच विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार स्वामी जी, माननीय राम प्रकाश जी, राजेश चेतन जी, अजय बनारसी दास गुप्ता मेरे परम मित्र, दर्शना गुप्ता जी और विनय चौधरी जी। सबसे पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया और मौका दिया। आज जो युवा हैं या जो अपने आप को युवा महसूस करते हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा, युवा वो है जो मन से युवा होता है, युवा उम्र से नहीं होता। इसलिए जो अगर युवा हैं तो मुझे सुने, जो युवा नहीं है तो वो अपना म्यूट कर दे। ओके, आप सब ने, अभी स्वामी जी ने भी बात की हमारे माननीय प्रधानमंत्री के एक विजन की, एक उनकी सोच की। आप सब ने 12 मई को उनका भाषण सुना होगा और जब वो भाषण दे रहे थे, जो एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात की कि इंडियन डेमोग्राफी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। इंडियन डेमोग्राफी के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने कहा भारत जैसा युवा देश एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि जिसको ऊपर बढ़ना ही है, पीछे आने का नाम नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा डेमोग्राफी के बारे में। अगर आज की इस वक्त की बात करूं, हमारी पॉपुलेशन है 137 करोड़। 137 करोड़, ये 16 मई 2020 की का डाटा है और ये पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का 17.8%, ऑलमोस्ट 18%। आप ये समझिए हर छठा व्यक्ति भारतीय है। पर जब हम बात करें ग्लोबल एरिया की, क्षेत्रफल की, हमारे पास में सिर्फ 2.4% है। हमारी 65% पॉपुलेशन, 65% पॉपुलेशन वो 35 साल से कम उम्र की है। 50% पॉपुलेशन 25 साल से नीचे की है। और अगर हम बात करें जिनको वृद्ध कहते हैं, वैसे मैं क्योंकि मैं 58 साल का हो गया हूं, तो अगर मैं 60 साल वालों को वृद्ध कहने लगूं तो ये जायज नहीं होगा। अगर हम 60 साल के से बड़े लोगों को सीनियर सिटीजन्स कहें, उनकी परसेंटेज सिर्फ 8% है। तो हर हालत में, हर तरह से भारत एक युवा देश है। अगर हम एवरेज एज की बात करें, हमारी एवरेज एज 28.8% है। जापान की 48% है, यूरोप की 46% है, यूएस और चाइना की it's 40%. So by all accounts, by all means, we can take pride in calling ourselves young. पर दूसरी तरफ अगर आप देखें, हमारे करीब 58% लोग, जनता, 58% पीपल एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं। पर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में? It's only 18%. 24% people are into manufacturing sector and they're doing a wonderful job. 22% of GDP comes out of manufacturing. विपिन जी भी वो से वही अच्छा काम कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर में we got only 18% people, but it gets us, fetches us revenue which equivalent to something about 60% of our GDP. So by all account, we are doing extremely well, except that we need to make use of this young population.
एक यूथ को, एक युवा वर्ग को हमें ऊपर लेके जाना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में से हमें लोगों को निकाल के उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में उनको प्रमोट करना है, ट्रांजिट करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि ये डेमोग्राफी हमारे फायदे की चीज है या हमें आगे मुश्किल में डालने वाली है। क्योंकि जो 8% पॉपुलेशन जो मैं बात कर रहा हूं सीनियर सिटीजन्स की, नेक्स्ट 30 years it's going to be about 25%. It's going to be 25%, which is going to be a big number and big percentage. तो आज जो हमारे अगले 30 साल हमारे पास समय है, वो ऐसा समय है जो हमारे पास तरक्की के लिए समय है। अब मैं next. Okay, yeah. So next, if I talk in terms of population, you already. Next slide. No, I'm not able to, Vipinji, I'm not able to move. We support from here. Next slide. Yeah, slide number 2, Indian population profile. Because I'm not able to. Okay. Yes. जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में, our literacy rate was only 16%, और महिलाओं का लिटरेसी रेट और भी कम था, that was only 9.5%. पर आज की अगर हम बात करें, it's 74% and 64% for females, which is very good. 1947 में we had only 4 lakh students total, and today we have huge number. We had only 26 universities, we had 700 colleges, और आज के परिप्रेक्ष्य की बात करूं, करीब 900 यूनिवर्सिटी हैं, 40,000 कॉलेजेस हैं, और 12,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो which are stand alone. But on the other hand, उसके साथ एक ये सच्चाई है कि कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में नहीं गिनी जाती। अगर हम ऊपर की 500 यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड की बात करें, so we got only 6 universities, which is not very healthy. 65% of our youth are graduates, वो employable नहीं है। Right. 85% engineers के पास में उनकी कोर और allied skills नहीं है। That's what the employers say. और अगर मैं school learning outcomes की बात करूं, last time when India participated in that international competition, एक competition होता है जिसमें which is organized by OECD, तो 74 countries ने participate किया था. It is program for international student assessment PISA, और हमारा रैंक था 72 out of 74, which is not very healthy. Okay, next please. Okay, so हमारे पास में we got a large workforce, employability कम है, सामाजिक जो dimensions हैं वो थोड़े से नेगेटिव ट्रेंड है। 739 जो जिले हैं उनमें से 165 जिले ऐसे हैं जिनमें इंसर्जेंसी है या टेररिज्म है। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल है कि हम अपने यूथ के अंदर स्किल डेवलपमेंट करें और उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू लीडरशिप क्वालिटीज प्रोड्यूस करें। भारतीय सरकार ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया था, and the aim was to train 40 crore people by 2022, and we have been able to train 72 lakh people, but unfortunately as on date सिर्फ 15 लाख लोगों को नौकरी मिल पाई है। तो मेरा सुझाव ये है इस सब को का एनालिसिस करने के बाद कि हमें अपने जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए,
कम्युनिटी कॉलेज स्कीम्स के जरिए वी मस्ट एनकरेज ट्रेडिशनल स्किल डेवलपमेंट। उसके अलावा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाली कुछ स्किल्स हैं विच आर आई वुड से द न्यू जनरेशन स्किल्स, कि जो जैसे अकाउंटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एंगेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब इवेंट मैनेजमेंट है, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जिनको आज के वक्त परिप्रेक्ष्य में जिनकी बहुत जरूरत है। उसके साथ साथ न्यू जनरेशन स्किल्स जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में हमारे युवाओं को रोजगार दिलाएंगी, हमारे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। आई एम नॉट एबल टू सी माय फोटोग्राफ। ओके ओके, मैं देख पा रहा हूँ आपको, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, नो आई एम नॉट, इफ आई डोंट सी माय फोटोग्राफ मैं देख पा रहा हूँ आपको, मैं स्क्रीन पे आप और मैं हैं और एक सज्जन और है। ओके, अब वो कुछ ये सब करना संभव है और सरकार का बहुत कोशिश है, बहुत एफर्ट है, बहुत स्कीम्स हैं। एक अलग से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई है और मेरा उस मिनिस्ट्री के साथ काफी तालमेल रहा है, बहुत सीरियस है, एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स द थिंग्स आर गोइंग टू लुक अप। पर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स के लिए नेगेटिव फैक्टर्स हैं। जैसे एक आम युवक है, उसको एस्टेब्लिशमेंट से वो डिसइल्यूजन्ड है, तो थोड़ा उसका रवैया नकारा है कि सरकार या सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिशियंस या व्हाटएवर यू नो, एक एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके प्रति उसका थोड़ा उदासीन है। वो मॉरल स्टैंडर्ड्स में कमी आई है, यू नो, लाइक फॉर्चुनेटली आजकल कोविड की वजह से क्राइम रेट नीचे आ गया। अदरवाइज एवरी डे you would read in the newspaper hundreds and hundreds of rape cases, loots, yes, and what not. बहुत सारी नो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं भी है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। somebody is an engineer from a very good institution, and if he is earning only let's say about 15,000 rupees, it's under employment, right? पर उसके साथ साथ वो क्यों है? क्योंकि हमारे युवा वर्ग में एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं है, उनकी सोशल स्किल्स की कमी है। जो चीजें पुराने वक्त में युवा वर्ग एक परिवार में सीखता था, समझता था, वो आज के युवक में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनकी कमी है। और हम सब जानते हैं हमारे युवा वर्ग में फिजिकल और मेंटल हेल्थ की कमी है। इनफैक्ट अगर आप फिजिकल फिटनेस की बात करें, आफ्टर यूएसए इंडिया इज द मोस्ट ओबीज कंट्री इन द वर्ल्ड। I think it's a message for all of us that we need to be absolutely physically and mentally fit. और हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा अनहैप्पी रहने की आदत है। हैप्पीनेस इंडेक्स इज वेरी लो। Out of 156 countries, we are at 144. Finland is number 1, and even a poor country like Pakistan, our neighbor, our cousins, even they're at 66. So we need to be happier. 31 million people, they suffer from mental health issues, which is a huge number. In fact, अगर आप mental health की बात करें, it is a bigger problem. It is a worse epidemic than the physical health. Physical health can be taken care because we got large number of programs, we got large number of schemes. But mental health के लिए we need specialized and trained people. Large number of people are into drug addiction, and a lot of them, they get involved in crime, doing undertaking criminal activities. और उसके साथ साथ एक जो युवा का पर्सपेक्टिव ये है कि सोशल मीडिया जब से शुरू आया है, जब से इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ है,
जब से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, so the youth is under a lot of pressure from the society and from the parents, and as a result उसका वो थोड़ा सा mind negative हो जाता है, he becomes inept and he becomes disillusioned. Next please. Next slide. Now we all aware last about 50 days we are in the thick of things. You know, last 7 weeks we have been practically indoors. While it's very unfortunate for the whole world, but it has thrown a lot of challenges. और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो कि एक पॉजिटिव फोर्स का काम कर सकती है. बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया है. जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, स्मॉल MSMEs हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उनकी सस्टेनेबिलिटी का एक इशू आ गया है. The government has announced a lot of schemes, but then some friends, who run industry, they say it's not good enough. But at the same time, this, I am very sure, this opportunity will give a huge boost to the indigenization program. स्वदेशीकरण का एक कैंपेन शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, और हमारी सरकार ने, और हमारे समाज में एक कैंपेन शुरू हुआ है. उससे हिंदुस्तान को फायदा होने वाला है. और जिस तरह से कुछ देश जिन्होंने कोविड की ना रोकथाम की, ना कोविड के बारे में जानकारी दी, जिस तरह उनको प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरह सब लोगों को पता लगा है, उससे हिंदुस्तान को फायदा होने वाला है. एंड आवर स्टैंडिंग as a responsible country in the Committee of Nations, it's going to improve. Manufacturing sector revive होने वाला है. Medical research and pharmaceutical, it's going to be a prime focus. And now I'll come to the mother of my issue, that is, in these turbulent times when there are less jobs, there are a lot of unemployment, the large number of layoffs. I as an ex-Australian military man, I can say armed forces, they offer you the most exciting career option for the youth. Okay, next. आप सब को विदित है कि we have we got about 1.4 million strong army, navy, air force. Okay, almost. I'll go with the open figures, right? उसके बावजूद we have 1.37 crores population, but you'll be surprised, आपको ताजुब होगा कि हमारे मिलिट्री में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है. शॉर्टेज इसलिए नहीं है कि लोग आते नहीं हैं, लोग आना नहीं चाहते. शॉर्टेज इसलिए है कि क्वालिटी हम डाइल्यूट नहीं करते हैं. So therefore, and at the same time another issue is कि कुछ लोगों को पेरेंट्स पता नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्म फोर्सेस एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा कैरियर है जिसमें टेक्नोलॉजी और मैन पावर इंटेंसिव एक्टिविटीज हैं. इट्स नॉट गोइंग टू फेज आउट, इट्स नॉट गोइंग टू गो इनटू रिसेशन. अगर आज हमें 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट फ्लाई करने हैं, तो वी नीड द बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स. एंड I'd like to tell you that every year about 50,000-60,000 people are selected for armed forces, and the same number of people they come out. So जो 50-60,000 लोगों के लिए employment opportunities होती हैं, और 50-60,000 लोग ऐसे होते हैं who are highly skilled, who are absolutely disciplined, who have got whose social skills are very high, and who can be gainfully employed by the industry and by the country and society at large. Now next. कुछ ऐसी चीजें हैं आर्म फोर्सेस के बारे में जो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेंगी. That is the USP of the armed forces life. Unlike any other system or any other organization, the leadership starts from the grassroots. हर एक, अगर वो आज जनरल है, तो जब वो ज्वाइन किया था, he was the second lieutenant, or he was the flying officer, and today he is an air marshal. और फिजिकली और मेंटली
healthy रहने के लिए there is an organizational support. There is a very good quality of life with a decent degree of luxury. And the best thing is armed forces make a person self-sufficient, very effective, and very resourceful. And there are avenues for personal, professional growth. The kind of support that you get from the organization, the kind of avenues जितने आपके पास अपने growth के साधन हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे. और एक आम आदमी जब किसी के पास पैसा होता है, वो तो he wants to have some, basic luxuries, those basic comforts, luxuries, privileges, they're already available in the armed forces. We have the avenues for adventure sports, recreation, swimming, golf, horse riding, tennis, gym, shooting, physical training. जो किसी भी civil society sector में नहीं है, that is the kind of quality of life that we offer to you. Next slide. Okay. When the India became independent, we had very few people in armed forces who were in the officer cadre. बहुत कम लोग थे. अगर मैं आपको इंडियन आर्मी की बात करूं, 1947 में सिर्फ 14 लोग ऐसे थे जो ब्रिगेडियर एंड अबव ब्रिगेडियर रैंक के थे, बल्कि वो तो बाद में आए. आर्मी के जनरल्स, मार्शल्स और एडमिरल्स बहुत बाद में आए. तो सरकार ने मिलिट्री फोर्सेस में इंडक्शन को डेमोक्रेटाइज करने के लिए सैनिक स्कूल शुरू किए. पहले 5 बनाए, फिर 10 बनाए, 15 बनाए, हर एक स्टेट में एक बनाया. एंड टुडे वी हैव गॉट 33 सैनिक स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री. हर स्टेट में एक है, कुछ स्टेट्स में 2 भी हैं, कुछ स्टेट्स में 3 भी हैं. और करीब 2 साल पहले सरकार ने गर्ल्स के लिए भी सैनिक स्कूल शुरू हुए हैं. एक्सपेरिमेंटल तौर पे there are 5 सैनिक स्कूल for the girls. And some states, in order to give a boost, in order to encourage youth to join armed forces, कुछ स्टेट जैसे पंजाब ने आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट्स बनाई हैं. जैसे मोहाली में उन्होंने एक महाराणा रणजीत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट बनाई है. क्लास 10th के बाद में वो बच्चे लेते हैं बेस्ड ऑन द मेरिट, एंड दे प्रिपेयर देम, ग्रूम देम फॉर 2 years. They are attached with the school. उसी तरह गर्ल्स का +2 के बाद में कॉलेज में अटैच किया जाता है, 3 साल की ग्रूमिंग की जाती है जी. एंड उसके अलावा we got 5 military schools, which are one of those oldest institutions, and we have got one premier establishment called RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज. हर स्टेट के लिए एक सीट है. The best boy and the brightest boy in the country gets that. Very good. सबके बावजूद भी there is a shortage in the officer cadre. Next. Now, not many people, some people, whose family members or whose friends are there in the armed force, they're aware, but for the information of many parents and some of the youth who are watching this program, I'd like to tell you there are many career opportunities available, the various entries available, right from class 12th onward. Some people have got a bent of mind for flying, some people have got a bent of mind for joining infantry, or they want to become sailors, or they want to become submariners. So after +2, NDA is the flagship entry. NDA is flagship entry. Every 6 months, there is an entry, about 340 seats are there. You appear for written exam, undergo residential services selection board interview, you undergo medical examination, there's a final merit. 3 years you are trained at National Defense Academy, that is at Pune, and which is a combination of academic training as well as military training. And then 1 year you go to your respective academies, your commission, and the graduation degree, whether it's BTech, BSc or BA, it is awarded by JNU, Delhi. Then in addition to this, there are technical entries. Those who want to become engineers, they've got an engineering mindset, on the basis of +2 marks. So, they for commissioning in the technical streams in Indian Army. Those who want to join Navy on the basis of JEE score, they can apply for it. They're called for SSB. They go through the same process. And those girls who want to become engineers,
those boys who want to become no, not engineers, doctors, they got a golden facility, golden opportunity of joining Armed Forces Medical College. Every year there are about 130 seats, and when you join Armed Forces Medical College or NDA or technical stream, your career, your lifestyle, everything is taken care of by the Armed Forces. Next. Then, there are various graduate entries. We have CDS, we have got FCAT, we have got the technical entry after doing your BTech. We got that in Navy, we got entry for all branches. There's special entry for the legal branch, Army Education Corps. If somebody's got NCC C certificate, at least with B grade, then if you're studying in your college, there is something called University Entry Scheme. And if you're studying in the final year, you're selected. And for 1 year, your fees, you're selected 1 year before you pass out from the college. Your fees is paid by the Armed Forces. You are paid equivalent to 1 year of basic pay after you, complete your training. Then, you must have seen, you must have read in the newspapers, सरकार ने अभी एक विचाराधीन है एक 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम. एज ऑफ नाउ 2 तरह के वो है कमीशन है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एक परमानेंट कमीशन है. शॉर्ट सर्विस कमीशन में कम से कम टेन्योर होता है 10 साल का. यू हैव टू वर्क एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स. उसके बाद में 4 साल का एक्सटेंशन अगर आप चाहते हैं तो 14 इयर्स के बाद में यू कैन लीव. पर सरकार एक नया स्कीम शुरू करना चाह रही है, दैट इज 3 years टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, इवन बिफोर इट स्टार्टेड, द entrepreneur like Anand Mahindra, he said he would like to take each and every person who undergoes this scheme. Somebody who remains in armed forces for 3 years, he would be an asset to the society. Next. Okay. No, if you look at कि भाई क्या तरीका है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक रिटन एग्जाम होता है. और रिटन एग्जाम का पैटर्न जैसे यूपीएससी के बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसी तरह का होता है. एंड द पर्पस ऑफ द रिटन एग्जाम दैट यू शुड हैव द बेसिक इंटेलेक्चुअल लेवल्स, योर बेसिक अवेयरनेस, योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, योर रीजनिंग एबिलिटी, your intellectual level should be reasonably good, and it is only a screening exam, the mother of all exams. Yeah, please. Next. Okay. The mother of all testing procedures is what we call it Services Selection Board interview. ये आर्म फोर्सेस ही सिर्फ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इस तरह से सिलेक्शन करते हैं. ये रेजिडेंशियल इंटरव्यू होता है. इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days, 5 दिन का होता है. और आपको रिसीव किया जाता है. आपको यू आर पेड फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रो, यू आर अकोमोडेटेड, यू आर लुक्ड आफ्टर, यू आर ट्रीटेड रॉयली लाइक एन ऑफिसर. और उसमें हमारी जो अपेक्षा होती है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो वो एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी होना चाहिए. should be an absolutely person who's got 4 levels of intelligences of a reasonable degree. जैसे 4 तरह की intelligences होती हैं. पहली होती है physical intelligence, which basically pertaining to the physical part. You should be in a good state of health. And then next one is your intelligence quotient, your mental ability, mental faculties. The third one is your emotional intelligence, your ability to interpret, ability to relate, compassion, empathize, and the last one and the highest is spiritual intelligence. तो ये terms से आप confuse ना हो. ये कोई भी अच्छा आदमी होगा, somebody who's got a good value system, अच्छे संस्कार होंगे, जो सही सोच रखेगा उस बच्चे में सभी में होंगे. 3 टेक्निक्स होती हैं इंटरव्यू के दौरान जो हम यूज करते हैं. One is called psychological technique, second is interview, and the third one is group test. तो ये 3 जो टेक्निक है वो 3 फाउंडेशन पे बनी है.
मनसा वाचा कर्मणा, मन जो है कि आपके हाउ व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। वाचना इज कि आप बोलते क्या हैं, कि जो आप सोच रहे हैं उसको आप कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपके विचारों का मिश्रण वो सही है या नहीं है। और तीसरा कि जो आप सोचते हैं बोलते हैं क्या आप वो कर पाते हैं। उसके लिए 5 दिन 3 अलग अलग तरह के एग्जामिनर्स, देयर आर साइंटिफिक टेक्निक्स, एंड ये टेक्निक्स दे हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लास्ट अबाउट 70 इयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जितनी आर्म फोर्सेस हैं उसमें ये सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, दे हैव बीन प्रूवन एंड दे आर एब्सोल्युटली साइंटिफिक। नेक्स्ट, मिलिट्री लीडर या कोई भी लीडर किसी भी फील्ड में, व्हेन आई टॉक ऑफ ए लीडर, अ पर्सन हु इज doing a good job, in the field of industry, in the field of business, in education, health sector, police, armed forces, wherever, he's a leader. किसी भी लीडर के अंदर 5 गुणों का मिश्रण जो है ना, in the right proportion, that's very very important. और वो 5 हैं जिनको you don't get confused by the names, but one is the cognitive, second is affective, third is leadership, the fourth is social, and fifth is dynamism. अब ये क्या है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। कॉग्निटिव जो आपकी कैपेबिलिटी है, it is the application of knowledge in your day-to-day problem solving. It pertains to your mind. It pertains to your mind. Affective is the emotional balance, empathy, compassion, self-awareness, leadership. अब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर होते हैं तो आपके पास में you have the authority, but at the same time you have the responsibility. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को कैसे बैलेंस कर पाते हैं, दैट इज व्हाट इज लीडरशिप। सोशल क्वालिटी की जब मैं बात करूं, वेदर यू आर एबल टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, कि आप जिस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रहते हैं या जिसमें आपको रखा जाता है कि आप अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपके सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, फेयरनेस, और अगर कोई छोटा मोटा विवाद हो एज ए लीडर यू आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व दोस conflicts which arise in day-to-day life. You need to be very very dynamic. You must have the josh, you must have the spirit not to give up, and you must have the josh of fighting till the last. And that is what is the biggest quality of a soldier. आपने पिछले साल ही देखा होगा विंग कमांड अभिनंदन, कितने लोग हिम्मत कर सकते हैं कि जो दुश्मन को के पीछे जाके उसके अंदर जाके मार के आए। बिल्कुल। और जब उनका इंटरोगेशन चल रहा था वहां पाकिस्तान में, कितने लोग ऐसे होते हैं कि इतने टॉर्चर और इतनी इंजरीज के बाद भी अपना मेंटल बैलेंस रख सकें। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में किसको याद नहीं है, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके अपने उस चोटी को जीता और अपने बाकी साथियों को बचाया। So you need to have these qualities in order to become a military leader. Okay. Next. तो ये जो जो आपकी जो सारी जितनी क्वालिटीज हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो कुछ तो आपकी जो ना इंडिविजुअल क्वालिटीज होती है, कि जो ना जैसे आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी है वो आपकी इंडिविजुअल है। डायनेमिज्म है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट जो ग्रुप क्वालिटीज हैं कि आप समाज में रहते हैं, आप समाज में किस तरह एडजस्ट करते हैं, आप लीडरशिप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको कितना इफेक्टिवली लीड कर पाते हैं, दैट इज व्हाट इज लीडरशिप। एंड द नेक्स्ट वन इज इन मिलिट्री टर्म्स, नेक्स्ट वन there's something called like officer like qualities. वो 15 गुण हैं जो मैंने 4-5 चीजें जो बताई हैं आपको, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, वो सारी EQ, IQ, SQ, PQ, all these 15 qualities. If somebody got effective intelligence,
if somebody has got good reasoning ability, somebody has got good organizing capability, somebody has got good expression power, किसी के अंदर अच्छा इनिशिएटिव है, कॉन्फिडेंस है, डिसीजन मेकिंग की स्किल अच्छी है और आदमी खुश रहता है, एडजस्ट कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसका अच्छा है, उसका डिटर्मिनेशन है, उसका करेज है, तो ये सब चीजें मिला के एक ऐसा वो है कि जो हमारा जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है वो ये आपको चेक करता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा इन सब चीजों को कि टेक्निकलिटीज पे मत जाइए। अगर किसी के अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, अगर गुड पेरेंटिंग है, गुड एजुकेशन है, गुड सोशल एनवायरनमेंट है और आपने अगर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है तो ये सब गुण हर इंसान में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट। Okay. Now, a lot of people are not aware, about the career opportunities. अगर आप सही उम्र पे और सही अपने टाइम पे डिसीजन लेते हैं तो आप एक लेफ्टिनेंट से शुरू होके आप जनरल तक पहुंच सकते हैं एज पर योर एज, प्रोफाइल, आर्म को। और आपको वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी ग्रूमिंग की जाती है कि यू आर इन एन एब्सोल्युटली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई किसी की सिफारिश नहीं है, बड़ी सेफ और कम्युनिटी लिविंग है, फिजिकल फिटनेस, सोशल रिक्रिएशन के बहुत सारे एवेन्यूज हैं और सबसे बड़ी बात आप जहां भी रहते हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं एंड यू बिकम, आपका आउटलुक है वो कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है। इफ आई टॉक टू समबडी फ्रॉम चेन्नई, आई एम एज कंफर्टेबल एज आई एम विद एनीबडी फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, JNK, वेरेवर। हम अब बिल्कुल आपका एक ग्लोबल आउटलुक हो जाता है। इसलिए आर्म्ड फोर्सेस का जो सोशल और प्रोफेशनल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कोहेसिव है। नेक्स्ट। Okay, now a lot of people think the armed forces don't pay very well, but let me tell you, as on date and even historically, armed forces have been the best paymasters. आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में आर्म्ड फोर्सेस गिव यू द बेस्ट सैलरी। आपका एंट्री लेवल इज लेवल 10 विच इज क्लास 1 ऑफिसर का जो हर का होता है। उसके अलावा आपको यू गेट लाइक लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज। you get military service pay. Everyone gets military service pay over and above the normal pay, and you can go up to the highest level, that is pay level 18 to like 50,000. बहुत सारे allowances हैं. If you are a pilot, you get flying allowance. If you are a submariner, you get like submarine allowance. अगर आप कमांडो हैं, you get a special forces account. High altitude में posted हैं, counter insurgency में posted area में posted हैं, you get allowances for that. और अगर आपने qualification बढ़ाई सर्विस में रहते हुए, you get qualification pay for that, and your family is absolutely safe. You are insured, you are insured for an amount of 1 crore. There is a free medical for the self and dependents. There is a free ration, canteen facilities, and the most important, you got a izzat in the society. You got an absolute nice prestige and credibility in the society, because armed forces are one organization which is absolutely corruption free, I would say that. Next. So बस सवाल ये है कि इन सारी क्वालिटीज जो मैंने अभी तक कही हैं वो कहाँ से कैसे किया जाए, उनको कैसे डेवलप किया जाए। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा सब पेरेंट्स से, टीचर्स से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से कि भाई you must promote, you must encourage your children to prepare for armed forces. They must opt for armed forces on the top of their agenda. और जैसे बहुत सारे like schools, most of the schools they have preparatory classes for engineering, medicine, CLAT, CA. Why not start it for NDA? Why not start it for armed forces? And very, very important thing, the students, they must be exposed to sports. बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर आप ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स खेलते हैं तो यू डेवलप ए लॉट ऑफ क्वालिटीज, टीम वर्क, फेयरनेस, स्टेमिना, रेजिलेंस, इवन जब हारते हैं तो यू लूज ग्रेसफुली।
बहुत सारी आपकी सोशल और लाइफ स्किल डेवलप होती हैं. यू मस्ट पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज. सोशल एक्टिविटीज में यू मस्ट पार्टिसिपेट सो दैट यू नो कि भाई आप अगर एनएसएस में हैं, आप एनसीसी में हैं, आप किसी सोशल कॉज से लिंक्ड हैं, कि जैसे नो वाटर कंजर्वेशन, फ्रॉम वेस्ट टू का रिसाइकलिंग है, जो जैसे इस फॉरम पे जो ये गतिविधियां शुरू हो रही हैं, उनसे बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप होती हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आफ्टर ऑल, द चाइल्ड हैज टू सी ए मॉडल, रोल मॉडल. वो रोल मॉडल आएगा पेरेंट्स से, रोल मॉडल आएगा घर पे, रोल मॉडल आएगा स्कूल में. सो देयरफॉर द पेरेंट्स मस्ट डिस्प्ले पॉजिटिव रोल मॉडल्स. एंड आई वुड से हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक आर्म्ड फोर्सेस कॉर्नर होना चाहिए, जिससे कि विच गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस. और अगर आपके पास कोई नियर बाई मिलिट्री स्टेशन है, कोई एयरफोर्स स्टेशन है, आर्मी स्टेशन, नेवल स्टेशन है, you just need to walk in and say, we want you to create an awareness campaign, and I can tell you confidently they'll be too happy to do it. Next. मैं जब ये presentation तैयार कर रहा था, तो I thought probably it's one-sided, it's getting one-sided. तो मैंने अपने दोनों बेटों को दिया ये रिव्यू के लिए. मेरे दो बेटे हैं, मयंक एंड युवराज. एक 22 साल का है, एक 27 साल का है. मैंने उनको कहा कि मुझे आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिए, बिकॉज इट शुड नॉट अपीयर कि तो भाई आप जो डिस्कोर्स एक तरफा चल रहा है, पेरेंट्स के जो बड़ों का वो व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण वो रखा जा रहा है और बच्चों का नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई अंडरस्टूड, दैट देयर नीड्स टू बी ए बेटर कम्युनिकेशन विद द यूथ. एक सब पेरेंट्स की, सब बड़ों की एक आदत होती है कि भाई उनको सिर्फ भाषण देना है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती. सो द पेरेंट्स, दे नीड टू लिसन टू देम, द एल्डर्स, दे नीड टू लिसन टू देम, द टीचर्स, दे नीड टू लिसन टू देम. एंड very important thing is they must be encouraged to participate in community service, because that itself will bring it a lot of dividends. And अगर कोई एक अगर किसी फोरम पे कोई डिसीजन लेना होता है, फैमिली में डिसीजन लेना है, आपके ग्रुप में डिसीजन लेना है, you must make the youth as a part of decision making. Yes. And as I said, the sports, there's a very famous thing, the battle of Waterloo. The Battle of Waterloo was won in the sports field of Eton. England में Eton is a very famous residential school. तो ये बात कही गई थी कि भाई Waterloo का जो, are you able to hear me, Vipin ji? Yes, comfortably, properly. Because I was told I'm okay. So that is the power of sports. कि अगर आप अच्छे sportsman हैं, तो you can win not only the battle on the ground, you can win the battle of life. And very important thing, we all know, हर एक individual की एक USP होती है, हर एक का एक कुछ positives होते हैं, कुछ negatives होते हैं. So we all need to sit with our children, sit with our younger people, and we must carry out analysis, की SWOT analysis जिसे management में कहते हैं, strength, weakness, opportunities and threats. और जो हमारी उनकी strength और जो opportunities है उनको maximize करना है. And अगर आप youth को इन सब में involve रखोगे, they will remain motivated. They, instead of the normative discourses, you need to be very you need to make them a part of decision making. आज के youth का जो attention span है वो बहुत कम है. They are an internet generation. Half of the time they spend in front of either mobile or TV or the books. Yes. So therefore you need to talk, you need to communicate with them in those terms that they can effectively understand and come to your viewpoint. बहुत सारी coaching industries industry चल रही है, it's a parallel thing. बहुत सारे extra developmental activities चल रही हैं. But I would say the overall development personality can happen if you have good, positive parenting, good and positive education at home and in the school. And I would say
एक असली देशभक्त वो है कि जो एक सच्चा सिटीजन है, who aims at excellence, who's helpful to the children and needy, जिसके अंदर एक civic sense हो, और जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, who keeps away from distractions, जो दूसरों की ओपिनियन को इज्जत करता हो, who learns from others like we do in a family, and we who treats everybody like a family, जिसे कहते हैं वसुदेवा कुटुंबकम. And if we follow these small tips and practices, I would say the youth of tomorrow, they're going to be better. और जो हमारा देश है, हमारे जो सपनों का जो भारत है, वो उज्जवल होगा. जो हमें जो कमियां हैं उनको कम करना है, और जो अपने यूथ हैं, which forms about about 80% plus of the total population, हमें उनको बढ़ाना है, उनके लिए स्कीम लेके आनी है, पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है. जब हम करेंगे तो we are going to have a better tomorrow. We are going to have more empowered youth. We are going to have more educated youth. अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. सशक्तिकरण होगा वो तभी होगा जब हमारा युवा सशक्त होगा, युवा शिक्षित होगा, युवा समझदार होगा, और युवा एक इल्यूमिनेटेड होगा. मैं इन शब्दों के साथ में आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा. और आई वुड से pertaining to all the issues that I've talked, if you need any information, any personal guidance, I'm always available. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद सर. और आपने बहुत अच्छे मन कर रहा था कि हम अभी लगातार आपको सुनते जाएं, लेकिन समय की लिमिटेशन थी और पता भी नहीं लगा कि कब ये समय बीत गया. और हमें ऐसा लगा कि हम शायद आपके साथ अपनी उस भारत माता की सीमा पे बैठ के वो सारा आनंद ले रहे हैं, और मन से इतना मोटिवेट हो गए कि हम वहीं अपने बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं. और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में हैं. और जैसा कि अभी आपने अपनी स्पीच में बताया कि मनसा वाचा कर्मणा, उसी के ऊपर चलते हुए इस प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ कि मन में कुछ सोचा और उसी के वचनबद्ध होते हुए ये कर्म आपके सामने कर रहे हैं, और जिसका स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, और ये धीरे धीरे कारवां ऐसा बढ़ता जा रहा है. और मैं अभी बीच में, अब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा, मैं 2 मिनट अपने युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी कुछ गूगल फॉर्म अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डालेंगे. वो स्पेसिफिक किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, हम उसमें टॉपिक सेलेक्ट करके डालेंगे, और वो टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे तो जरूर से आपकी मदद होगी और आपके द्वारा पूरे भारतवर्ष की मदद होगी. अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए इनवाइट करता हूं. अपना हैंड रेज करें. जो लोग मोबाइल स्क्रीन पे हैं वो फिंगर रेज कर सकते हैं. अगर लैपटॉप पे हैं तो रिएक्शन कॉलम दिया हुआ है, उसके साइड में आप आइकन दबाएंगे तो उसमें थंब आएगा. मोबाइल में मोर में आता है. हाँ, ये आपका डिस्कवरी पे कुछ आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है. आपने फिंगर रेज किया है. प्लीज बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है. आप अपना क्वेश्चन रखिए. सॉरी, मेरा कोई बाय मिस्टेक मैंने उठा लिया. हेलो, आपका कोई सवाल है? आपका कोई सवाल जी है? जी, बाय मिस्टेक मेरे से हाथ उठ गया. आई एम सॉरी. कोई नहीं, नोट एट ऑल. नेक्स्ट वन. एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन? अमित गोयल जी. अमित गोयल. अमित गोयल जी को आवाज आ रही है? हमारे एक और मेंटर है बीच में, राम प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है. प्लीज राम प्रकाश जी. आपकी आवाज नहीं आ रही राम प्रकाश जी.
भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। दर्शना बहन जी, दर्शना बहन जी, दर्शना बहन जी के बारे में अपने व्यूवर्स को बता दूं, दर्शना बहन जी नारी शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है और आपको नारी सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रेसिडेंट साहब से आपको सम्मानित किया गया है नारी सशक्तिकरण के लिए। आप हमारे बीच में हैं। अब मैं दर्शना बहन जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर, मैं एलन शर्मा जी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। नमस्कार जी बहन जी, रखिए क्वेश्चन रखिए। आपका ये सारा प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो सबका कार्यक्रम चल रहा है उसको मैंने ज्वाइन कर रखा है और शायद मैं इस टीम के साथ भी काम कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि यूथ इस सपने का भारत को पूरा करेगा, तो हम बुजुर्ग जो आइडियाज दे रहे हैं तो उसको कंप्लीट करें, साथ चले। तो यूथ लड़कियों को कैसे जोड़ सकते हैं सर, ये बताइए आप ना। मैम एक्चुअली आपका आवाज नहीं आ रहा है। विपिन जी आप बता पाएंगे? मेरी आवाज नहीं आ रही है सर। मैडम का सवाल एक्चुअली बहन जी का सवाल था कि बहन जी एक बार दोबारा दोहराएंगे आप सवाल, आपको डायरेक्ट सुनेंगे तो। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। आइडियाज देंगे कि गांव की यूथ लड़कियां क्या काम करें, जो उनको इतनी टेंशन है कि पेरेंट्स की कमाई है या नहीं है, तो मैं कुछ कमाऊं शादी होने के बाद भी, ताकि मैं अपने हस्बैंड पे ना डिपेंड रह के कुछ कमाऊं। तो कुछ आइडियाज देंगे आप? मैम ऐसा है, मैं जहां तक सबसे जो सेफ और रिस्पेक्टेबल जो आज के टाइम में जो कैरियर है गली लड़कियों के लिए, वो आर्म फोर्सेस है। जो आज से करीब 20-25 साल पहले तक आर्म फोर्सेस में लड़कियों का नहीं होती थी, सिर्फ मेडिकल और नर्सिंग में होती थी। और आज के टाइम में वो लड़कियां पायलट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी हैं। आप हर फील्ड में हैं, हर फील्ड में हैं। तो अभी तक तो ये था कि आर्म फोर्सेस में सिर्फ ऑफिसर कैडर में था, पर अभी सरकार ने एक योजना शुरू की है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में लड़कियों को लोअर रैंक्स में भी किया जाएगा। जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में पहले ही गर्ल्स बटालियन है, वुमेन बटालियन है, वो CISF में, BSF में है, CRPF में है, सिविल में है ही। उसके अलावा आर्मी ने शुरू किया है मिलिट्री पुलिस में लड़कियों को लेना। गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल्स में एंट्री शुरू कर दी है, करीब 2 साल पहले शुरू हुई है। और मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगले 3-4 साल में वो NDA में नहीं होगा, ये ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि वो सारा पर्पस ही ये है वुमेन एम्पावरमेंट का है। और आज के टाइम में द वुमेन हैव गॉट अ वेरी फेयर रिप्रेजेंटेशन इन आर्म्ड फोर्सेस, दे हैव गॉट एक्सीलेंट एवेन्यूज। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए गांव की लड़कियों के लिए खास तौर पे मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपना अप्लाई करें, अपीयर करें, तैयारी करें और उनके अंदर काबिलियत है। थैंक्स अ लॉट सर ना, थैंक्स अ लॉट ना। उसके अलावा जो है ना, जो सरकार के स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने वोकेशनल एजुकेशन शुरू की हुई है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए हुए हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। जिस फील्ड में किसी भी युवा, किसी भी युवती का इंटरेस्ट हो, उस फील्ड के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अवेलेबल है और उस ट्रेनिंग के बाद में इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल। जी बहुत अच्छा। और अभी मैं आपको सभी व्यूवर्स को एक चीज और याद दिला दूं कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब कल ही, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर श्री सीतावन रमन ने जो है अनाउंसमेंट किए हैं कि हम क्लस्टर अप्रोच
क्लस्टर अप्रोच के लिए एक फंड जनरेट किया सरकार ने कि बिहार में मखाना होता है, यूपी में आम होता है, अलग अलग जगहों के लिए क्लस्टर अप्रोच बनेगी। तो मेरा मानना यह है कि हमारे पास मेरे सपनों के भारत में हम लोग एक बहुत बड़ा सपोर्ट सरकार के साथ भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमारा भारत, हमारे सपनों का भारत अच्छा कैसे हो। वो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, क्योंकि हमारी रीच हर एक तक रहेगी। और अब हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेवल है, अगर मैं बताऊं तो हम अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सभी से बता रहे हैं कि मेरे सपनों के भारत में क्या क्या कर सकते हैं। अगला स्टेप आएगा उसको इम्प्लीमेंट करने का, जैसा कि एक बहन जी का सपना है कि बड़कल लेक में पानी लेके आना है, आज भी एक टॉक उस पे हुई है और वो हम ला के रहेंगे। सारे उसमें प्रयास सार्थक चल रहे हैं। आज एक बहुत अच्छी मीटिंग, मैं उसमें वंचित रहा, नहीं जा पाया, बहुत अच्छी एक मीटिंग उसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की साइंटिस्ट वहां पे थी, एक वहां पे डायरेक्टर थे। तो सभी लोग सीरियस हैं एक्चुअली, कि सरकार को भी सीरियस लोगों की जरूरत है। तो हमें वो सीरियसनेस दिखा के आगे बढ़ना है। सोसाइटी और सरकार के बीच में एक ब्रिज बनना है, ब्रिज। और उसके साथ साथ अभी मैं, हमारे मेंटर हैं श्री राम प्रकाश जी, मैं उनको अभी आमंत्रित करता हूं। बीच में कुछ वॉइस डिस्टरबेंस हो गया था। राम प्रकाश जी। सभी को नमस्ते। आदरणीय शर्मा जी ने वोकेशनल कोर्सेज का जिक्र किया और मैं भी काफी कुछ पढ़ता रहता हूं, और मुझे ये बताया गया कि सीबीएसई ने स्कूल्स में कंपलसरी कर दिया है 5 सब्जेक्ट के अलावा एक स्किल कोर्स लेना। और इतना भी है कि अगर उन 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में आपके सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं और आपके स्किल कोर्स में नंबर ज्यादा आते हैं तो बेस्ट ऑफ 5 काउंट होगा। लेकिन विडंबना हमारे देश में ये है, हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या सीए एज इफ की दुनिया में सिर्फ यही 3 प्रोफेशन रह गए हैं और उसी के लिए बच्चे को प्रेरित करते हैं, फोर्स करते हैं, और पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा और बच्चे का बहुत सारा समय इसी में खराब हो जाता है। हमारा सोशल फैब्रिक अभी तैयार नहीं है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि मेरा बेटा एक प्लम्बर है, मेरा बेटा एक कारपेंटर है, मेरा बेटा एक वेल्डर है, या मेरा बेटा एक कार मैकेनिक है। हमें किसी ना किसी रूप में सोशल फैब्रिक में ये चेंज करना पड़ेगा। कैसे? ये स्किल कोर्सेज बहुत दिनों से चल रहे हैं, परंतु सीरियसली ना तो उनका ज्ञान बांटा जा रहा और ना उनको आगे किया जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में, जैसे आज बताया एलन शर्मा जी ने कि 10+2 के बाद आर्म्ड फोर्सेस में जाने की अच्छी संभावना है। अगर हम अपने माध्यम से ये कोशिश करें कि जितने ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में माननीय शर्मा जी का या इनके और जो सहयोगी इसमें सहयोग करना चाहें, स्कूल में जाकर के इस तरह की बात बताएं, तो अवेयरनेस होगी और ये एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास। और सरकार के पास भी देश में कमी आर्म्ड फोर्सेस के प्रॉपर आदमियों की। तो अगर इस तरह से अगर अपन प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ हम इसमें सार्थक ठोस बदलाव ला पाएंगे। और साधुवाद श्री एलन शर्मा जी को, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब जरूरत है हम इसको कैसे आगे क्रियान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रकाश जी। अभी अगले अपने कॉलर हैं मिस्टर श्याम, उनका कोई क्वेश्चन है? प्लीज श्याम रखिए अपना क्वेश्चन। श्याम, आप सुन पा रहे हैं? श्याम को अनम्यूट किया जाए। हेलो हेलो, श्याम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है? कम आ रही है श्याम की आवाज। हाँ, आवाज आ रही है आपको? थोड़ा कम आ रही है सबको। हाँ जी, ओके, आई कैन हियर यू नाउ। ओके सर, मुझे अभी एक क्वेश्चन है। जो अभी शॉर्ट सर्विस के लिए जो गवर्नमेंट ने लोगों को बोला है कि आप शॉर्ट सर्विस के लिए आइए, इसका फ्यूचर में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिट हो सकते हैं?
श्याम जी, मैंने बताया कि ये एक प्रपोजल है और बहुत जल्दी ये फाइनलाइज होने वाला है, और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले बार में 100 ऑफिसर्स और 1000 जवानों को भर्ती किया जाएगा, और ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि 3 साल वो आर्मी में सर्विस करेंगे, और उसके बाद मैंने जैसे बताया आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, ही इज ऑलरेडी ऑफर्ड कि भाई ये 3 साल वाले जो करके आए, जो सीख के आए, जो डिसिप्लिन और डायनेमिज्म और फिटनेस और एक जो इनका जो स्किल है उसको हम यूटिलाइज करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में। दैट इज द पर्पस। अगर कोई आदमी, एक बच्चा, if somebody joins an officer cadre, वो 22 साल की उम्र में ज्वाइन करेगा और वो 3 साल आर्मी में रहने के बाद में 25 साल में वो he can join the corporate sector। इससे बढ़िया और क्या? इट्स अ विन-विन सिचुएशन। यस, नेक्स्ट कॉलर। उसका सेटलमेंट 22 साल में ही हो जाएगा, और जब वो 25 साल की उम्र में बाहर आएगा तो देयर विल बी मेनी टेकर्स। सो दैट इज व्हाट। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। थैंक यू। मयंक शर्मा। हेलो सर, मैं मयंक शर्मा हूँ। मैं वाइस मार्शल एलन शर्मा का बेटा ही हूँ। मैंने उनके साथ बैठ के उनके प्रेजेंटेशन पे काम किया था। मेरे को रामप्रकाश। you're welcome मयंक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने रामप्रकाश सर की बात सुनी, एंड मेरे को एक चीज उनकी बात में से एक पॉइंट वो लगा कि जब भी हम सोचते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की या स्किल डेवलपमेंट की, हम लोग सिर्फ इस एंगल से क्यों सोचते हैं कि प्लम्बर, टेक्नीशियन, चलिए वो भी बहुत अच्छे वो हैं, बट आज के टाइम में इंटरनेट इकोनॉमी है। जैसे दर्शना मैम ने बात करी कि लड़कियों को क्या कर सकते हैं, मेरा कहना है कि अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप देखिए, रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि हमारे ट्राइबल्स और हमारे पिछड़े इलाकों के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क्राफ्ट्स तक को वो बेच रहे हैं। बस ये हमारे प्रॉब्लम ये कि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम उन्हें अपना प्रोडक्ट को सही से लाने के प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग तक दे पाए तो आज की ई कॉमर्स इकोनॉमी का वो भी फायदा उठा पाए। आज की डेट में उसका फायदा उठाते हैं मिडलमैन, जो ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स हैं। इस बात से शायद हमारी गवर्नमेंट भी सहमत है कि वो लोग बीच का प्रॉफिट खा के हमारे जो प्रोड्यूसर है, चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी हो, चलिए किसान की तो एपीएमसी एक्ट वाला अलग इशू है, बट बाकी सबका सशक्तिकरण मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी की उनको थोड़ी सी भी अगर उनकी फील्ड में ट्रेनिंग दे दी जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। इसके लिहाज से मैं बस यही कहना चाहूंगा, पॉइंट पुट अप करना चाहूंगा कि हम में से जितने भी आप लोग तो सबके सब यहाँ पे अपनी अपनी फील्ड के रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके, जितने आपके वो हैं मतलब लोग हैं, उनको अनकन्वेंशनल तरीके की उसमें मतलब प्रमोट करें स्किल ट्रेनिंग में। मयंक, मेरा एक आपके से सवाल है कि हमारा जो पर्पज है इस ग्रुप का वो यही है कि हम अपनी चीजों को, अच्छी चीजों को जो अभी हम मुश्किल में हैं, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ के टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है वहां नहीं पहुंच पा रही है किसी भी कारण से, या गवर्नमेंट्स के पास फंड्स नहीं है, या वहाँ कोई अभी जो शर्मा जी की टॉक में ही था कि कई बार क्या होता है कि समर्पण भावना से नहीं होती है सारी चीजें, कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं मैटर डाउन द लाइन जाते जाते। गवर्नमेंट फंड वाली बात पे सर, सॉरी आपको बीच में इंटरजेक्ट किया, बट गवर्नमेंट फंड की मेरे फादर ने मेरे को हमेशा एक चीज सिखाई है कि आत्मनिर्भरता अपने उससे आती है। गवर्नमेंट पे तो कुछ मतलब वो निर्भर हो ही मत, खुद की तैयारी इतनी मजबूत रखो कि गवर्नमेंट तो सिर्फ समाज के सबसे निचले तबके का ही कर ले, वही बहुत है। बहुत बढ़िया, बिकॉज रिसोर्सेज ही बहुत कम है। तो सर सभी को ये प्लेटफॉर्म का पर्पज ही है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज जितने लोग हैं, इवन योर फादर आल्सो गिविंग द फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में आपके फादर का, राम प्रकाश जी का, दर्शना बहन जी का बहुत अहम रोल है, और ये खड़ा होगा बिकॉज हम लोग रियल उससे जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है और वो कैसे सोल्व हो सकती है। हम अगर अभी गवर्नमेंट के पास जाएं कि इसको फंड दीजिए, उसको दीजिए, तो फिर वो डाइल्यूट होने लगता है। तो मैंने अभी बताया कि हम लोग प्लान क्या कर रहे हैं कि अभी एक बार इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि
मेरे सपनों का भारत होना कैसा चाहिए, उसमें आप जैसे युवाओं का वेलकम है, बिकॉज आप जैसे युवा आएंगे और वो आगे, बिकॉज रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, हम सबने सुना है। यस सर, यस सर। और ये लंबी यात्रा है, राम प्रकाश जी कई बार मेंशन कर चुके हैं, मैं भी इसको एडमिट करता हूं कि अब टाइम धीरे धीरे एक्शन बियॉन्ड डिस्कशन। तो हमें अपनी कार्यशाला में छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, एक एक मॉडल में इंप्लीमेंट करना है। और अब मैं नेक्स्ट कॉलर को इनवाइट करूंगा क्योंकि समय भी थोड़ा सा जाता जा रहा है, और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जितने भी सीरियस व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सपनों के भारत से जुड़ना चाहते हैं, वो उनको पता होना चाहिए हमारा मेल आईडी क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल क्या है। और आप सबका स्वागत है, कोई भी किसी भी फील्ड में है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करते हुए, हर आदमी इक्वल है, उसका सम्मान है, और वो इसमें अपनी सेवाएं देने में कभी भी संकोच ना करें। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो सर, कैन यू हियर मी सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हेलो, यस यस प्लीज गो अहेड सर। I'm from Sainik School, Kunjpura sir. I'm mathematics teacher. हेलो, आपके यहाँ पे ना, आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। now can you hear me? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। Yes sir. Sir, I have a question. Sir, I have a question from Chaudhary sir. Chaudhary? Yes sir. Oh, Mr. B.K. Chaudhary. Okay, how are you? No, sir. I am B.N. Jha sir. Okay, Jha sahab, how are you? I am fine sir. Thank you. Good evening sir. Yeah, good evening. Yeah, please go ahead. Sir, I have a question from Chaudhary sir, not from you sir. Hello. Okay, you want to ask a question from Mr. Chaudhary? Yes sir. Bipin Chaudhary sir. जी जी, बोलिए सर, बोलिए झा साहब। विनय जी, मैं बताना चाहूंगा कि मिस्टर झा जो है ना, इज ए मैथमेटिक्स टीचर एट सैनिक स्कूल कुंजपुरा। अरे वाह। एंड ही इज ए नेशनल अवार्डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला हुआ है इनको। क्या बात है, क्लैप फॉर हिम। झा साहब, आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास शर्मा जी का नंबर है, मैं उनके थ्रू आपको मेल आईडी भेज देता हूं। यू whatever you want to say, you mail us please. Next caller. Sir, that I will do sir. Now can you hear me sir? Am I audible? आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, देयर इज ए कनेक्शन इशू। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। शिवा। हेलो। Yes, Shiva. Yeah, Shiva, go ahead. Yeah. सर आपका मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। एलन शर्मा जी, आप हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। डॉक्टर शिवाधर मिश्रा के सीनियर साइंटिस्ट हैं, और मेरे सपनों के भारत के स्ट्रॉन्ग पिलर आप हैं। आपने ही इसकी नींव रखी है, ये मान के चलिएगा। और YouTube चैनल के ऊपर आप ही का टॉक है सर। डॉक्टर शर्मा जी, मैं शर्मा जी को पहले तो नमस्कार करना चाहूंगा, और शर्मा जी को मैं तो ये कहना चाहूंगा, इनका जो अभी मैंने सुना है, पूरा सुना है, और इन्होंने जो यूथ की बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा है इन्होंने जिनमें यूथ नहीं बचा है उनमें भी यूथ जगह दिया है। तो इनका जो पूरा डायरेक्शन था, जो भी था, वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और मैं आपको मतलब इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आपके पास ऐसे जेम्स अवेलेबल हैं, तो निश्चित ही आपका जो भारत, हमारे सपनों का भारत, वो सपने आपके सच होंगे। राम प्रकाश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे शर्मा जी जैसे लोगों को लेके आए ना, तो आप और हमारा सबका इकट्ठा है सर वो। थैंक यू सो मच। वी आर ए फैमिली। शर्मा जी ने जो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पूरा डिटेल में बताया, और किस किस सेक्टर में कहाँ स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके बहुत सारे हमारे माइंड में भी आइडिया हैं, आपके माइंड में। हम सब मिलके एक बहुत बड़ा
काम या डायरेक्शन दे सकते हैं, कम से कम डायरेक्शन तो दे ही सकते हैं, काम आगे एग्जीक्यूट करना। या सो शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू सर। अब हमारे बीच में राजेश चेतन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए राजेश चेतन जी और गजेंद्र सोलंकी जी अगर हैं इसमें, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। राजेश चेतन जी हैं? गजेंद्र जी? अब हम स्वामी जी से दोबारा से अनुरोध करेंगे कि स्वामी जी ने शुरुआत करी और स्वामी जी का ही आशीर्वाद मिले इसमें। तो स्वामी जी का सबसे बड़ा मुझे मतलब हमारे पास आशीर्वाद ये देखिए कि शुरू से आखिर तक स्वामी जी इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हमें अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये अब सपनों का भारत हमें लगता है कि बहुत जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचेगा। स्वामी जी। मेरे सपनों के भारत की मैं उन सबको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आप जो कार्य लेकर के चल रहे हैं वो इतना सुंदर है, इतना ज्यादा खूबसूरत है, और आपके इरादे इतने ज्यादा नेक हैं और इतने ज्यादा संकल्पबद्ध हैं आप, इसलिए मिशन में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। श्री एलन शर्मा जी ने जिस ढंग से आर्मी के बारे में, मिलिट्री फोर्सेस के बारे में और जिस तरीके से वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, तो मुझे भी सुन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली। और युवाओं को ये सुनना चाहिए और बहुत उनसे मैं तो कहता हूँ व्यक्तिगत रूप से उनके सेशंस युवाओं के बीच में होने चाहिए, जिससे मिलिट्री के प्रति, आर्मी के प्रति, तीनों फोर्सेस के प्रति, बल्कि और पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रति एक जागरूकता अभियान हम सब लोग मिलकर के चला सकें और पूरे देश में अधिक से अधिक हमारे यंग बच्चे ज्वाइन कर सकें और अपने देश को मजबूत कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एलन शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर उनके उद्बोधन के लिए। उनके बेटे को भी बहुत बहुत बधाई। उनके बेटे ने भी, मयंक ने बहुत सुंदर बोला एकदम, और डॉक्टर साहब ने कमाल किया जो इसरो के साइंटिस्ट हैं। सबको मैं साधुवाद देता हूँ, सबको मेरे बहुत प्रेम और मेरा बहुत ही शुभकामना। थैंक यू, प्लीज, लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत मेहरबानी। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी, और सभी हमारे व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, जिन्होंने भी आपको यहाँ निमंत्रण दिया है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उनको संपर्क जरूर करें। स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रुप में भी है और आप स्वामी जी को देख रहे हैं कि ओपनिंग से लेके लास्ट तक, क्योंकि आपका हृदय बिल्कुल भारत माता की सेवा में जुड़ा हुआ है। तो लास्ट तक देखिएगा कि इतना अमूल्य इनके पास मतलब इतना इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि इनके लिए अवेलेबल रहना बहुत, वो हमारे लिए सम्मान की बात है। आप लास्ट तक रहे, और जो भी व्यूवर्स हैं वो अपना जो योगदान देना चाहते हैं या किसी भी रूप में सेवा करना चाहते हैं देश की, और कोई भी उनके आइडियाज हैं, तो वो हम एक गूगल फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, वो मिलेगा। और ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो जिन्होंने आपको यहाँ निमंत्रण दिया है आप उसमें आए और हम आपको सम्मान सहित उसमें ग्रुप में ऐड करेंगे और आप हम सबके सपनों का भारत साकार होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दर्शना बहन जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि वो इतना नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। जी 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 जी, तो परमात्मा उनको बहुत लंबी उम्र दे। थैंक यू। सभी को नमस्ते।